ऑल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। और इसमें हम जो है वो बेसिकली वो इम्यूनिटी डिस्कस करने लगे हैं कि जिसको हम किस नाम से अभी तक पढ़ते आए हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से। असल में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो ऐसी चीज है जिसको जो कि एक यूनिक सी बात होती है, वरना जो इननेट इम्यूनिटी होती है बहरहाल उसको पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। मतलब अगर आप ये कह लें कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको पढ़ने के हवाले से ये मैं समझता हूँ थियोरेटिकली ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको पढ़ना शायद आसान हो इननेट इम्यूनिटी की निस्बत, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हवाले से मैंने आपको कहा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेशली वो सेल्स बनाए जाते हैं जिनको किसी न किसी मकसद के तहत जो है वो खास तौर पर डिजाइन किया जाता है, जिनको आप लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये स्पेशल ट्रेनिंग स्क्वाड है, इसको आप एलीट पुलिस कह लें, अपनी जो बॉडी है उसकी आर्मी कह लें, कुछ भी कह लें। ये ऐसे सेल्स होते हैं कि लिम्फोसाइट्स में दो सेल्स बना करते हैं। एक वो होते हैं जिनको आप कहते हैं बी सेल्स। बी सेल्स जो हैं इनको ये अगर आप बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में ये बनते हैं बोन मैरो में, ठीक है। और लेकिन इनका नाम बोन मैरो की वजह से बी नहीं है, ठीक है। बी इनका नाम किस वजह से है, क्योंकि ये पहले फाइंड आउट हुए थे बर्ड्स में। और बर्ड्स में जो है वो इनको ये एक ऐसे ऑर्गन में बनते हैं जिसको हम कहते हैं बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। ये जो है वो एक खास किस्म का ऑर्गन होता है, उसमें इनकी फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से इसको जो है वो हम ये नाम दे देते हैं। बर्सा का बी जो है वो इसका बी सेल है इस वजह से। लेकिन जो ह्यूमन का टी सेल हैं, दूसरी तरह के सेल्स जो हैं, उनको किस वजह से नेम दिया गया है, थाइमस ग्लैंड की वजह से। क्योंकि खास तौर पर इनकी फॉर्मेशन या इनकी मेच्योरिटी, इनकी स्टोरेज कहाँ पर होती है, थाइमस ग्लैंड जो कि एक लिम्फ नोड है हमारे सीने में। ये जो एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि इन अर्ली लाइफ, जब पैदाइश होती है बच्चे की, उस वक्त ये ग्लैंड बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा जो है वो एक खास किस्म का हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा होता चला जाता है, ठीक है, और आखिर में जाकर एक लिम्फ नोड जितना रह जाता है। अगर आपने वैसे देखना है तो वो आपको बहुत बड़ा दिखाया जाएगा डायग्राम में, बट ये इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। ये इससे भी छोटा होता है। और इसकी जो इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज करना होता है लिम्फोसाइट्स की। फॉर्मेशन जो है वो मैरो में ही हुआ करती है, जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं उनमें। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो इन दोनों का अलग अलग काम है। जो बी सेल्स हैं इनका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना, कोई भी बीमारी आई है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है। उसको बकायदा ये स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। और जब एक दफा एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो उसके बाद ये बी सेल क्या करते हैं, ये प्लाज्मा क्लोन सेल बनाते हैं। प्लाज्मा क्लोन सेल असल में क्या होते हैं, प्लाज्मा क्लोन सेल असल में होते हैं, इनको आप जो है वो मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये उस तरह का डिजाइन, जिस तरह का, क्योंकि एंटीबॉडीज असल में किसके अगेंस्ट वर्किंग करती हैं, एंटीबॉडीज वर्क अगेंस्ट एंटीजन। एंटीबॉडीज वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एंटीबॉडीज का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, यहाँ इतना ही कह लीजिए कि एंटीबॉडीज वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो किसी खास एंटीजन के लिए वर्किंग करती हैं, जैसे एंजाइम किसी खास सबस्ट्रेट के ऊपर वर्किंग करता है। तो एंटीबॉडीज जो हैं जब बन जाती हैं, जब बीमारी खत्म हो जाती है, तो जो बी सेल होते हैं ना, वो बनाते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल या मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल फिर आपकी बॉडी में बहुत लंबा अरसा रहते हैं, बहुत लंबा अरसा। एंड इन द मीन टाइम दे कीप रिकॉग्नाइजिंग, ये असल में रिकॉग्निशन के लिए होते हैं कि अगर बॉडी में उस तरह का कोई एंटीजन दोबारा आता है। मैंने आपको कहा ना कि एंटीजन उतना ही स्पेसिफाई होता है जितना किसी एंजाइम के लिए उसका सबस्ट्रेट स्पेसिफाई होता है, उतना ही किसी एंटीबॉडी के लिए उसका एंटीजन स्पेसिफाइड होता है। हर एंटीबॉडी हर एंटीजन पर काम नहीं करती, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख लीजिए कि दे कीप रिकॉग्निशन, ठीक है। और जैसे ही जो है, यानी इन्होंने असल में क्या करना होता है, इन्होंने अलार्म बजाना होता है कि भाई वो ऑर्गेनिज्म आ गया है दोबारा से, तो फिर दोबारा से बीटा सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेमोरी सेल होते हैं, ये बॉडी में फिर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बाकी जहां तक बात है टी सेल्स की, टी सेल्स जो हैं ये वो हैं जिनको आप कहेंगे गोरिल्ला वॉरियर्स। ये असल में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। इनका काम होता है खुद जाकर किसी भी एंटीजन को पहचानना,
और जाकर जो है वो उसके ऊपर अटैक करना। आप यूं कह लीजिए कि इनकी इम्यूनिटी, इनके मोड ऑफ वर्किंग को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है कि सेल मूव्स इटसेल्फ, खुद जाता है सेल, एंड किल्स द ऑर्गेनिज्म, खुद जाता है। तो जब एक होता है कि वो बी सेल है, वो दूर से ही जो है वो एक एंटीबॉडी वो रिलीज करवाता है और वो एंटीबॉडी उसको काबू कर लेती है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये बाकायदा जो है वो इसमें जो टी सेल्स होते हैं वो खुद जाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और उस तरह की चीजों को किल करते हैं। जैसे टी सेल की एक खास टाइप होती है जिनको आप कहते हैं किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स, ये जो किलर टी सेल्स होते हैं ये बाकायदा आपके टिश्यूज में फिरते हैं, आपके ब्लड में फिरते हैं और स्पेसिफाइड एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। तो ये जो है वो इनका काम होता है। ये मुख्तसरन इनका तारुफ है। इस तरह की इम्यूनिटी को जिसमें सेल खुद जाएं उसको क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और वो इम्यूनिटी जिसमें सेल खुद ना जाएं बल्कि जो है वो अपना एंटीबॉडीज रिलीज करें, ऐसी इम्यूनिटी को आप कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। HUMORAL, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज रिलीज होकर बॉडी में उनको भेजा जाता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी उसको कहा जाता है। अच्छा, अब आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट आर एंटीबॉडीज, क्योंकि ये अब हमारा जो है वो थोड़ा सा बस रह गया है कि एंटीबॉडीज को समझना। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि एंटीबॉडीज जो हैं इनको दूसरा नाम दिया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनो का वर्ड तो ताल्लुक हो गया डिफेंस सिस्टम से। उसके बाद क्या है? ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स क्या होता है? ग्लोब्यूलन, ग्लोब्यूलिन से मुराद है ग्लोब्यूलर, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होती हैं, ठीक है। और इनमें आपको अच्छी तरह याद होगा जब आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं उनमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है? टर्शरी या क्वार्टरनरी जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन में। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं और इनकी जो है वो ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये हमारी इस वक्त गर्ज नहीं है, 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। और डिफरेंट तरह के एंटीजेंस के लिए डिफरेंट टाइम्स के लिए ये जो एंटीबॉडीज हैं इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलीज होती हैं। किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर अगर आपने देखना है ना, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हर इम्यूनोग्लोबुलिन में 4 चेन्स होती हैं, ऐसे। इसको अगर आप जो है, बल्कि मेरा बनाना इस तरह जरूरी नहीं है, मैं आपको जो है वो यहीं से बुक के डायग्राम जो है इससे ही थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जहां मुझे जरूरत होगी वहां मैं खुद डायग्राम बना लूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके पास एक इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसको आप एंटीबॉडी भी कहते हैं। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इसमें 4 चेन्स हैं, 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स, ठीक है। ये लाइट चेन्स हैं और ये हैवी चेन्स हैं। और इनके दरमियान में एक खास किस्म का वो बॉन्ड है कि जिसको आप कहा करते हैं, इसको आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, डाइसल्फाइड ब्रिज। ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस असल में कौन से ब्रिज होते हैं? ये वो ब्रिज हैं जिन्होंने टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स को जोड़ कर रखना होता है। अब ये 4 चेन्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसको आप फिर जो है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड ब्रिज बहुत जरूरी होते हैं इनको आपस में जोड़े रखने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने गौर करना है इस जो आपकी एंटीजन जो एंटीबॉडी है उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा गौर करना है। यहाँ पर जिस चीज के ऊपर आपने गौर करना है ना, वो कुछ इस तरह से है बच्चे के, इसमें आप देखिए गौर से, तो यहां पर आपको वर्ड मिलेगा लिखा हुआ अल्फाबेट सी। आप बुक को देख लें तो बेहतर है। और आपको आखिरी जो चेन का टुकड़ा है ना, वहां पर वर्ड लिखा हुआ मिलेगा वी, ठीक है। सी का मतलब है कांस्टेंट। सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। यानी ये जो जितना हिस्सा है ना, कहां से कहां तक, ये वाला और ये वाला, ये हर एंटीबॉडी का ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। एक ऑर्गेनिज्म में इतना हिस्सा जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में एंटीबॉडी का कांस्टेंट पोर्शन होता है। दिस इज सी पोर्शन। आप यूं कह लीजिए जैसे एक तरह के एंजाइम का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा ना। एक तरह के एंजाइम्स हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन के एंजाइम्स हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर सेम है। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, ठीक है। लेकिन चेंज कहाँ आता है बेटा? चेंज आता है इतने स्ट्रक्चर में। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके लिए काम करता है? ये
क्यों, या इसको आप कह लीजिए कि ये क्यों वेरिएट करता है? बेटा ये वेरिएट इसलिए करता है क्योंकि इस स्ट्रक्चर ने किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट काम करना होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी सिर्फ वो स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का चेंज्ड होगा जहां पर एंटीजन ने आकर जुड़ना होगा। ठीक है, जो एंटीजन है वो उसके मुताबिक यहां तक का सारा हिस्सा हर एंटीबॉडी का कॉमन होगा, नीचे वाला, ऊपर वाला जो ब्लू पोर्शन मैंने बनाया है ये हर एंटीबॉडी का डिफरेंट हो सकता है। वाई? क्योंकि हर एंटीजन हर एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, यानी अगर फर्ज कर लें कि एक एंटीजन है, वो एक पॉलीसेकेराइड जो है, पॉलीसेकेराइड एंटीजन, एक एंटीजन है जो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड का जो एंटीजन बना हुआ है उसके लिए आपको जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। और एक और एंटीजन की बात कर लेंगे हम, एक मिनट पहले मैं ये पूरा लिख लूं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, इसके लिए अलग एंटीबॉडी चाहिए होगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, लेकिन वो कौन सा रीजन होगा? वी रीजन। बाकी रीजन बेशक सेम हो, उससे गर्ज नहीं है हमें, वी रीजन स्पेसिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही एक एंटीबॉडी कंसिडर कर लें कि वो पॉली, या उसको कह लें कि वो बनी हुई है ग्लाइकोलिपिड की। ग्लाइकोलिपिड आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का मिला जुला स्ट्रक्चर। अभी जो ग्लाइकोलिपिड है जो इससे बनी हुई होगी उसके लिए आपको स्पेसिफिक वी रीजन चाहिए होगा। दोनों के लिए सेम वी रीजन नहीं यूज हो सकता। वी स्टैंड फॉर वेरिएबल, जैसे सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट, वी स्टैंड फॉर वेरिएबल। ये वेरी कर सकता है ये रीजन, और ये एंटीजन टू एंटीजन वेरी करता है। ठीक है, अब एंटीबॉडी वर्क कैसे करती है, ये अब अगला सवाल क्रिएट होता है, हाउ डज द एंटीबॉडी वर्क? तो इसको भी हम अभी अभी जो है वो देखेंगे। तो यहां पर गौर कीजिएगा कि एंटीबॉडी जो है उसके साथ वो अपने आने वाले इन्वेडर के साथ करती क्या है। उससे पहले जो है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एंटीबॉडी जिसके अगेंस्ट वर्किंग करती है उसको देखिएगा, एंटीजन। एंटीजन जो है वो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, और हर ऑर्गेनिज्म के सेल्स पे डिफरेंट एंटीजन होती है। इवन हमारे लिवर के अंदर डिफरेंट एंटीजन है, किडनी के अंदर डिफरेंट एंटीजन है, यानी एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर भी डिफरेंट एंटीजन है। तो हर ऑर्गेनिज्म की जब आप कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट एंटीजन होंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है कि उसके सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह के एंटीजन लगे हुए हैं, ऐसे ये और ये, इस तरह के एंटीजन उसके ऊपर लगे हुए हैं। अब क्या होगा कि जो एंटीबॉडी होगी ना वो उसको इस तरह से कैप्चर करेगी, ये ऐसे एक हैवी चेन और ये लाइट चेन, ये वाली हैवी और लाइट चेन फ्री होगी। ठीक है, ये हैवी चेन और लाइट चेन, ये जो ये वाली है हैवी और ये है लाइट चेन। ठीक है, ये मिलके इसके एक एंटीजन को काबू कर लेंगे। इधर से एक और एंटीबॉडी आएगी, वो इधर से इसके जो है वो एक और इसके एंटीजन को काबू कर लेगी। अब गौर कीजिए कि एक तरफ से इसने काबू कर लिया, एक तरफ से इसने काबू कर लिया है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, दिस ऑर्गेनिज्म विल गो इनएक्टिव, ये अब अपनी वर्किंग नहीं कर सकेगा, दिस ऑर्गेनिज्म विल गो इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव होते ही ये क्या करेगा कि जब इसको एक दफा इनएक्टिव कर दिया जाएगा तो अब ये बॉडी में जहां मर्जी जाए, अब इससे कोई गर्ज नहीं है। अब ये एक दफा काबू आ गया है, इसको कान से पकड़ लिया गया है, अब इसको जो है वो मजीद इसको मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा अब ये इनएक्टिव हो चुका है। अब जब भी आएगा वो कोई किलर टी सेल आएगा या कोई साइटोकाइन आएगा जो इम्यून सिस्टम की टाइप्स होती हैं, या बी सेल आएगा, कोई भी आएगा, फेगोसाइट आएगा, वो आके इसको काबू कर लेगा। एंटीबॉडी का काम ये होता है कि वो उसको फौरी तौर पर इनएक्टिव कर देता है, वहीं पर पकड़ लेता है, और वहां से उसके बाद जो है उसको हिलने नहीं देता, जाने नहीं देता। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस वाली एंटीबॉडी ने एक साइड से एक सेल काबू किया हो, दूसरी साइड से उसी तरह का एक दूसरा सेल काबू किया हो। अब जब ये एक साइड से इसको काबू किया हुआ है और एक साइड से इसको काबू किया हुआ है, तो दोनों के दोनों को इनएक्टिव किया हुआ है। अब ये दोनों जो हैं उनको काबू किया जा सकता है, दोनों को जो है वो होल्ड किया जा सकता है, दोनों खत्म किए जा सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, इस तरीके से जो है वो काम होता है। तो हमारी बॉडी में जो है वो एंटीबॉडी डिफरेंट तरह से बनती हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया? जी बच्चे, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चलें आगे चलते हैं।
अब देखिएगा कि हमारी बॉडी जो है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी वो दो तरह से होती है, ठीक है। उस लिहाज से हम अपनी इम्यूनिटी को दो अंदाज से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी जो है उसमें एक प्रोडक्शन होती है एंटीबॉडी की जिसको आप कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इसको आप एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें आपको फीवर होता है, जिसमें आपको कुछ दिन की बीमारी होती है और जिसमें आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है। बॉडी इज एक्टिव, बॉडी डिफेंस करती है, ठीक है। जब बॉडी एक्टिव होगी, बॉडी डिफेंस करेगी, आप जो है वो खुद भी आपको बाहर से आप चले मेडिसिन वगैरह उसको देंगे तो सही, लेकिन ये है कि जब वो खुद ही एंटीबॉडी बनाएगी। एक्टिव होने का क्या मतलब है? इट क्रिएट्स द एंटीबॉडीज, सिंथेसाइजेस द एंटीबॉडीज। तो ऐसी सूरत में जो है वो आप कहेंगे कि ये एक्टिव इम्यूनिटी थी। ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाँ, जैसे आपने जो है वो एक डिजीज का बहुत नाम सुना होगा, चिकन पॉक्स, जो कि हमारे यहाँ पर बड़ी इजी आराम से हो जाने वाली डिजीज है। या इसको आप जो है वो एक और डिजीज आप इस यहाँ पर कह लें, मीजल्स, ठीक है। इसको आप खसरा कहते हैं उर्दू में, मीजल्स। अब ये जो दोनों डिजीजेज हैं, ये जब एक दफा आएंगी आपकी बॉडी इससे इसके अगेंस्ट जो है वो वर्किंग करेगी, इसके ऊपर हमला करेगी, इसके इन्वेडर्स के ऊपर, एंड इट विल सर्टनली प्रोड्यूस सम एंटीबॉडीज। अब ये जो इम्यूनिटी है जिसमें उसने दिफा किया, आपको फीवर हुआ, आपका इम्यून सिस्टम यूज हुआ, ये एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ना, जो मैंने ऊपर आपको बताई, ठीक है, ये यहां तक जो मैंने आपको बताई है ये है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये नेचुरल एक्टिव है। एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं बेटा। नेचुरल एक्टिव ये है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज बना ले। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है। नेचुरल एक्टिव ये है कि वो नेचुरल सिग्नल था, उसने उसके एंटीबॉडीज बना ली। अब दूसरी टाइप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी टाइप है जिसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है कि जो हम आजकल यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वैक्सीन लगवा लो। इसमें क्या होता है, हम अपनी बॉडी को प्रोवोक करते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव लिखना, सॉरी, एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें हम अपनी बॉडी को प्रोवोक करवाते हैं कि भाई एंटीबॉडी बनाकर रखो, किसी भी टाइम हमला हो सकता है, ठीक है। वी प्रोवोक आवर बॉडी। कैसे? कोई बताएगा कैसे? बॉडी टू सिंथेसाइज एंटीबॉडी। हाँ भाई, कोई बताएगा? है, हाँ, वैक्सीन से। जब हम अपनी बॉडी को वैक्सीन देते हैं ना, तो वैक्सीन के हवाले से हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? वैक्सीन के हवाले से हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा महदूद है अगरचे, लेकिन हम वैक्सीन में क्या होता है, वीकेंड ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो वीकेंड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वीकेंड एंटीजेंस कह लें आप इनको, ये असल में ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ये असल में एंटीजन होते हैं। हम अपनी बॉडी को एंटीजन देते हैं और वो उन एंटीजन के अगेंस्ट क्या तैयार करके रखती है? एंटीबॉडी तैयार करके रखती है। अब दोनों में फर्क देखें। नेचुरल एक्टिव में, नेचुरल एक्टिव में एक में आपकी बॉडी पे जर्म ने हमला किया, वो फुल पावरफुल था, उसने आपकी बॉडी में डिजीज कॉज की। आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या हुआ, आपने अपनी बॉडी को जर्म्स दिए या जर्म के एंटीजन दिए, लेकिन वो डिजीज कॉज करने के काबिल नहीं है। आपने अपनी बॉडी को वीक हुए हुए जर्म्स दिए, आपकी बॉडी ने उनको स्टडी किया। ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट बहुत इंप्रूव हो चुका, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। आप अपनी बॉडी को एंटीजन देते हैं, आपकी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट वर्किंग करती है और एंटीबॉडी बना लेती है। अब दोनों में बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है। मैंने आपको क्या कहा था? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब यह है कि बॉडी एंटीबॉडी बनाए। तो जब बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, अगर तो कोई पावरफुल जर्म आएगा तो वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। अगर आप वीक करके एंटीजन देंगे तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। हैं दोनों एक्टिव, क्योंकि बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज बना रही है। ये दोनों एक्टिव हैं, ठीक है। चलें, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक टाइप तो डिस्कस कर ली, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं, कि आगे मैंने सेकंड टाइप लिखनी है। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अब ये जो है ना, वो यहां पर आप जो है वो कंफ्यूज होते हैं। पैसिव इम्यूनिटी ये है कि यू कैन नॉट वेट फॉर द बॉडी टू सिंथेसाइज एंटीबॉडीज। आपको पता है, अगर हमने बॉडी का वेट किया
कुछ कोई ऐसा केस हुआ है जिसमें हमने बॉडी का वेट किया कि वो एंटीबॉडी बनाए तो आपकी डेथ हो सकती है। और ऐसे केसेस कौन से होते हैं? पहला केस जो हमारे यहां पर होता है वो होता है टेटनस का। दूसरा केस जो सबसे अबंडेंट होता है मेरे ख्याल टेटनस से भी ज्यादा, वो है रेबीज। और तीसरा केस स्नेक बाइट। स्नेक बाइट। ऐसी सूरत में आप बॉडी को सिंथेसिस करने का टाइम नहीं दे सकते, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जितनी देर में बॉडी सिंथेसिस करेगी आपका जो इन्फेक्शन होगी वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ऐसी सूरत में आप क्या देते हैं? ऐसी सूरत में यू प्रोवाइड, यू इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट या इनोक्यूलेट का जो दूसरा आसान वर्ड है वो है इंजेक्ट। यू इंजेक्ट द एंटीबॉडीज फ्रॉम आउटसाइड। आप बाहर से एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं। एंटीबॉडीज जब आप बाहर से इंजेक्ट करते हैं तो इसका मकसद क्या होता है कि भाई बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने का वेट ना किया जाए, बल्कि नुकसान होने से पहले पहले एंटीबॉडीज लगा दी जाएं। और जब आप इनोक्यूलेट करते हैं तो ये जो इनोक्यूलेशन मटेरियल होता है इसको आप कहते हैं एंटी सीरम। ANTISERUM। एंटी सीरम। एंटी सीरम क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। यानी अब आपने बॉडी के ऊपर भी एतबार नहीं किया कि भाई इसने तो बड़ी देर लगा देनी है, काम खराब हो जाएगा। लिहाजा आप क्या करो, अब सिंपली इसको बाहर से एंटीबॉडीज दे दो ताकि उतनी देर में वो ऑर्गेनिज्म काबू रहे। एंटीबॉडीज देने का मकसद क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका मकसद ये है कि आप ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव कर देते हैं। अब ये जो चंद केसेस हैं जिनमें आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते, उन केसेस में जो है फिर बॉडी को एंटीबॉडीज बाहर से दी जाती हैं। ये जिसमें आप बॉडी के बनाने का इंतजार नहीं करते, इसको आप कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो है वो अब बहुत ज्यादा यूज होता है। और आपके जो आमतौर पर, एक बात आपको यहां पर बताऊं कि आमतौर पर पैसिव इम्यूनिटी जो है वो जो पोलियो है ये पैसिव इम्यूनिटी है। पोलियो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है। 5 साल तक जो आपको वो ड्रॉप्स दिए जाते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी के दिए जाते हैं, यानी एंटी सीरम दिए जाते हैं। आप 5 साल बाद इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आप आने वाले ऑर्गेनिज्म को खत्म कर सकते हैं, लेकिन 5 साल से पहले आपको बेसिकली एंटी सीरम दिया जाता है। टेटनस के केस में भी आपको वैक्सीन नहीं लगाई जाती, टेटनस के केस में आपको एंटी सीरम दिया जाता है। ये जो रेबीज है इसमें भी वैक्सीन नहीं होती, एंटी सीरम होता है। वैक्सीन और एंटी सीरम को समझिए, वैक्सीन में एंटीजन होता है, जबकि जो ये है एंटी सीरम है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं। तो आपको एंटी सीरम दिए जाते हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसके हवाले से एक आपको बताऊं कि जो कोरोना की वैक्सीन है ना, उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। बेटा, कोरोना वैक्सीन जो है ना वो बड़ी डिफरेंट है। कोरोना वैक्सीन ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की मिसाल है ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है वो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट से बहुत डिफरेंट है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो वैक्सीन है उसका कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो चुका है। कोरोना की जो वैक्सीन है वो है आरएनए वैक्सीन। आरएनए वैक्सीन इस तरह से है ये कि आप अपनी बॉडी को देते हैं एक अदद एक्टिवेटेड आरएनए। एक्टिवेटेड आरएनए, अब आपको पता है आरएनए बॉडी में जाके क्या बनाएगा? बॉडी में जाके आरएनए क्या बनाएगा? आरएनए का रूल ये है कि आरएनए कहीं पर भी जाता है वो प्रोटीन्स बनाता है। अब आप क्या करते हैं, आप बॉडी को आरएनए देते हैं, आरएनए आपके सेल्स में जाता है, सेल्स में जाकर वो प्रोटीन बनाता है। किसकी प्रोटीन्स बनाता है? वायरस की प्रोटीन बनाता है। वायरल प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है और हमारी बॉडी को वायरल प्रोटीन हमारी बॉडी वायरल प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करके उसके बाद उसके अगेंस्ट एंटीजन बनाती है। ठीक है, तो ये बड़ी डिफरेंट एंटी वैक्सीन है जो कोरोना की वैक्सीन है। ये बाकी वैक्सीन की तरह नहीं है कि जिसमें आप एंटीजन दे रहे हैं, नहीं, आप बॉडी के अंदर वायरस की प्रोटीन प्रोड्यूस करवा के बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आरएनए वैक्सीन बड़ी डिफरेंट चीज होती है। जी बच्चों, कोई सवाल है तो बताइए। एक्टिव पैसिव समझ आ गया?
आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, स्नेक बाइट बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट भी बनाई जाती है। ले जी, आपका 14 चैप्टर इख्तिताम को पहुंचा।